हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट्स। हमारा हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और हमारे एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको आगे का सिलेबस एनुअल एग्जाम्स के लिए जो हमारा सिलेबस है वो स्टार्ट कराने जा रही हूँ। तो लेसन नंबर 7 आज हम पढ़ेंगे बच्चों इस वीडियो में आमोदिनी की बुक से लेसन नंबर 7 जिसका नाम है अपना हाथ जगन्नाथ। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 अपना हाथ जगन्नाथ। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर है लेसन नंबर 7 अपना हाथ जगन्नाथ। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी कि इस पाठ का जो शिक्षा है इस पाठ की वो क्या है। देखिए बच्चों, पढ़ाई तो सभी बच्चे करते हैं, लेकिन इस पाठ में ये बताया गया है कि पढ़ाई करने के साथ साथ हमें अपना काम करना भी आना चाहिए, हमें घर के काम भी करने चाहिए। यही इस कहानी में बताया गया है। मुंशी प्रेमचंद जी का ये कथन यहाँ दिया गया है। देखिए कि खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन नाम है सदैव आगे बढ़ते रहने की लगन का। मीन्स हमारा जो जन्म हुआ है वो केवल खाने और सोने के लिए नहीं हुआ है कि हम केवल खाते रहें और सोते रहें, इसी में हमारा जीवन बीत जाएगा, बल्कि हमें जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसका हमें उस उद्देश्य को पाने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। देखिए कि रमन अपने बड़े भाई विवेक के पास पहली बार शहर आया था। रमन एक बच्चा है इस कहानी में जो अपने भाई के पास छोटी सी जो एक समरी है वो मैं आपको बताती हूँ इस चैप्टर की, कि एक बच्चा है रमन जो 10th क्लास में है और उसके पिताजी उसको बाहर उसके भाई के पास भेजते हैं पढ़ने के लिए। उसका भाई शहर में जो है वो नौकरी करता है, वकील है वो, तो रोज कचहरी जाता है शहर में। तो उसके पिताजी ने उसको कहा कि तुम भी अपने भाई के पास जाकर वहां पढ़ो, शहर में तुम अच्छा पढ़ सकते हो, इसीलिए उसको वहां भेज दिया। तो जब वह शहर में आता है अपने भाई के पास तो वो क्या देखता है कि उसके भाई का जो कमरा है रहने का वह बहुत ही गंदा हो रहा है, क्योंकि उसके भाई अपनी जॉब के चक्कर में, अपनी नौकरी के चक्कर में अपने घर पर, अपने कमरे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते थे। तो जब रमन ने ये सब कुछ देखा कि ये कमरा तो बहुत गंदा है, तो उसने सोचा कि क्यों ना, भाई को तो समय नहीं मिल पाता, क्यों ना मैं इस कमरे को साफ करूं तो भैया बहुत खुश हो जाएंगे। तो इसलिए उसने ये सोचकर, क्योंकि उसकी माँ ने उसको यही सिखाया था कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो उसने अपनी माँ के कहे अनुसार अपने भाई का कमरा साफ किया। पूरा कमरा, सारी बुक्स, टेबल, टीवी, सब जो भी उसके कमरे में था हर चीज साफ की, झाड़ू लगाई, वहां पोछा लगाया और उसके कमरे को बहुत अच्छे से साफ किया। उसके कपड़ों को सब अरेंज करके रखा। तो इससे उसका भाई जो है वो बहुत खुश हुआ और उसने एक इनाम के तौर पर उसको एक अच्छी सी पुस्तक पढ़ने के लिए दी। तो ये शिक्षा मिलती है हमें इस कहानी से कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। केवल ये नहीं है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम कोई काम नहीं करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने कामों पर, अपने घर के कामों को भी सीखना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रमन अपने बड़े भाई विवेक के पास पहली बार शहर आया था। उसे गांव की याद आ रही थी। शहर में पहले ही दिन उसे बुरा लग रहा था। क्यों? क्योंकि बच्चों शहर और गांव के जीवन में बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो जब रमन पहली बार शहर आया तो उसका वहां बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। विवेक भैया कचहरी से 5 बजे से पहले नहीं लौटेंगे, कहकर गए हैं कि कुछ काम हो तो मुझे फोन कर देना। मीन्स उसका भाई जो कचहरी सुबह ही चला जाता था, तो रमन से बोल कर गया था कि अगर कुछ काम हो तो मुझे फोन कर देना और मैं जा रहा हूं। खाना पका रखा है, पानी भरा रखा है, पर रमन का मन नहीं कि कुछ खाए या पिए। घर में अकेलापन उसे काट खाने को दौड़ रहा था। मीन्स वो अकेला था क्योंकि भाई तो चले गए थे उसके सुबह, तो वो इस समय घर में कमरे पर अकेला था, इसीलिए उसका मन नहीं लग रहा था। रमन को बाबूजी पर गुस्सा आ रहा था। उन्होंने ही जिद करके उसे विवेक के पास शहर भेज दिया था। मीन्स अब वो उसे ये लग रहा था कि जो है मेरे साथ यहाँ कोई भी नहीं है और भैया तो सुबह ही ऑफिस चले जाते हैं और मेरे साथ यहाँ बात करने के लिए मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरे साथ यहाँ कोई भी नहीं है। शहर के स्कूल में पढ़ेगा तो जिंदगी बन जाएगी। बड़े भैया 2 साल से वहां कचहरी में वकालत कर रहे हैं, उन्हीं के पास रहकर पढ़ लेगा रमन। परंतु यहाँ तो वह बोर हो रहा था। मीन्स
पिताजी ने जिद करके उसको यहाँ भेजा था और सोचा था कि वहां अच्छे से पढ़ लेगा, लेकिन रमन को यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो अकेला यहाँ बोर हो रहा था। फिर एकाएक रमन को अम्मा का चेहरा याद आया। रुआसी होकर अम्मा बोली थी, बेटा भैया की तरह पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। भैया की बात सुनना, उनका ख्याल रखना। मीन्स माँ की ये बात उसको याद आ गई कि माँ ने क्या क्या उसको चलते समय बताया था, कि माँ को दुख भी हो रहा था, वो रोने लगी थी जब वहां से रमन अपने भाई के पास आ रहा था शहर। तो उन्होंने कहा था कि बेटे भैया का ध्यान रखना और भैया की तरह ही पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना। बात सुनना इस बात से ज्यादा जरूरी था, उनका ख्याल रखना। मीन्स अब रमन को लगा कि भैया की बात सुनना इस बात से ज्यादा जरूरी क्या था, उनका कहना कि उनका ख्याल रखना, कि भैया का ध्यान रखना, क्योंकि भैया सुबह ही चले जाते हैं, उनका तुम्हें ध्यान रखना है। अम्मा की बात याद आते ही रमन को इस बात का एहसास हुआ कि अम्मा उसे कितना जिम्मेदार समझती हैं। उसे लगा कि शायद अम्मा उसको बड़े भैया से ज्यादा समझदार समझती हैं, इसीलिए उसको भैया की जिम्मेदारी सौंप रही हैं। हालांकि वह अभी 10वीं कक्षा में ही पढ़ता था। मीन्स वो ज्यादा बड़ा नहीं था, केवल 10वीं कक्षा में ही था वो। वैसे बड़े भैया का ख्याल रखना जरूरी भी था। क्यों? क्योंकि बड़े भैया सुबह उठते ही अपनी कचहरी चले जाते थे और लौटकर शाम को आते थे, इसलिए उनका सुबह शाम कमरे पर ध्यान रखना भी जरूरी था, उनके खाने पीने का और उनके कमरे का। रमन ने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। अब रमन ने जब वो बैठा बैठा बोर हो रहा था खाली, तो उसने क्या किया कि उसने पूरे कमरे पर अपनी नजर दौड़ाई। भैया इस तरह से कैसे रहते हैं? पूरे कमरे में सामान बिखरा पड़ा था, तो उसे लगा कि भैया इस तरह से कैसे कमरे पर रहते हैं? पूरा कमरा कितना गंदा हो रहा है, चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा हुआ है। एक तरफ पलंग पर कपड़े पड़े थे तो दूसरी तरफ अखबार। जो उनके सोने का पलंग था उस पर कपड़े भी रखे हुए थे, अखबार भी रखे हुए थे। मीन्स पलंग पर बिल्कुल भी जगह बाकी नहीं थी। कमरे में धूल भी इतनी भरी पड़ी है, लगता है यहाँ कभी झाड़ू लगाई ही नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उसके भैया शाम लेट आते थे और सुबह उठते ही उन्हें फिर से कचहरी जाना पड़ता था, तो इस वजह से वो कमरे पर ध्यान नहीं दे पाते थे। अम्मा घर की यह हालत देख लें तो पूरा घर सिर पर उठा लें। उसको लगा कि अम्मा अगर इतनी गंदगी घर पर देख लेती, इतना सामान फैला हुआ घर पर देखती, तो अम्मा घर को सिर पर उठा लेती, अर्थात शोर मचा देती। रमन ने सोचा बोरियत दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कमरे की सफाई। अब रमन को लग रहा था कि वो बोर हो रहा है खाली बैठे बैठा, इससे तो अच्छा है कि क्यों ना इस कमरे की सफाई की जाए, इस कमरे को व्यवस्थित किया जाए। तो इसे मजेदार बनाने के लिए उसने टीवी ऑन किया। मीन्स उसने सोचा कि टीवी चला लेता हूं और साथ ही साथ कमरे की सफाई भी कर देता हूं। तो उसने क्या किया, टीवी ऑन किया, पर उस पर धूल की ढेर सारी परत जमी हुई थी। मीन्स टीवी पर धूल जो थी वो एक लेयर की तरह जमी हुई थी, बहुत मोटी सी लेयर उस पर धूल की जमी हुई थी। उसने एक साफ कपड़ा लिया और टीवी की धूल साफ कर दी। साफ कपड़ा लेकर उसने कपड़ा ढूंढा एक साफ, और उससे टीवी पर जो धूल जमी हुई थी वो साफ कर दी। लो, टीवी का रंग तो एकदम से बदल गया। मीन्स धूल हट गई। अब जो टीवी का रंग था वो निकल कर आया उसमें धूल साफ होने पर। तो टीवी अब अच्छा लग रहा था देखने में, कितना साफ नजर आ रहा है। अब वह अपने आप से बोला, भाई उसने सफाई की थी तो उसे अच्छा लगा कि टीवी जो है अब वो साफ हो गया था। इसके बाद रमन ने अखबारों के ढेर को साफ करने का निर्णय लिया। अब उसने क्या सोचा कि जो अखबार पलंग पर बिखरे पड़े हुए हैं उनको साफ किया जाए। अखबारों के 4 ढेर अलग अलग लगे हुए थे। उसने देखा कि अखबार 4 ढेरों में रखे हुए हैं, 4 ढेर लगे हुए हैं अखबार के। उसने सोचा बिना पूछे इन्हें रद्दी वाले को देना ठीक नहीं। अब उसे लगा कि भैया ने बताया नहीं कि कौन सा अखबार कैसा है, 4 ढेर हैं, पता नहीं क्यों उन्होंने 4 ढेरों में रखा हुआ है अखबारों को, तो इसीलिए रद्दी वाले को देना उनकी बिना परमिशन के ठीक नहीं है। कमरे के ऊपर की तरफ परछत्ती थी। उसने सारे अखबारों को कमरे की परछत्ती पर रखने का फैसला किया। मीन्स एक कमरे के ऊपर जो है वो परछत्ती, मीन्स एक छोटी सी जगह बनी होती है कई कई कमरों में, तो वहां पर उसने उन अखबारों को रखने का फैसला किया और वहीं अखबारों को का एक बड़ा ढेर लगाया और वहीं पर उसने सारे अखबार जो है वो रख दिए। वापस कमरे में आने पर रमन ने सोचा कपड़ों को देखूं। अब अखबार साफ कर दिए, टीवी साफ कर दिया। अब रमन ने सोचा कि चलो कपड़ों को देखता हूं, कपड़े भी फैले हुए पड़े हैं। विवेक भैया के कुछ कपड़े गंदे थे, कुछ साफ। उसने देखा कि भैया के कुछ कपड़े जो थे वो गंदे थे और कुछ कपड़े साफ थे। कमीजों के कॉलर, आस्तीन और पैंट देखकर उसे मालूम हो गया कि कौन से कपड़े साफ हैं और कौन से गंदे।
अर्थात कपड़ों को गंदा और साफ पता करने के लिए उसने कपड़ों के शर्ट्स के कॉलर देखे और आस्तीन देखी, जिससे उसे पता चल गया कि कौन सा कपड़ा साफ है और कौन सा कपड़ा गंदा है। साफ कपड़ों को उसने गंदे कपड़ों को उसने बाथरूम में रखा और साफ कपड़ों को दीवार पर खूंटी पर टांग दिया। मीन्स जो गंदे गंदे कपड़े थे वो उसने उठाकर बाथरूम में रख दिए और साफ कपड़ों को उसने दीवार पर जो लगी हुई थी खूंटियां उन पर टांग दिया। खूंटी पर भी धूल थी, खूंटी भी धूल में थी क्योंकि इस पूरे कमरे में ही धूल जमी हुई थी। उसने साफ करने वाले कपड़े से खूंटी पर लगी धूल साफ की और फिर कपड़े टांग दिए। जो जिस कपड़े से वो सफाई कर रहा था उसी कपड़े से उसने उस खूंटी को भी साफ किया और साफ कपड़ों को वहां टांग दिया। गर्मी का मौसम शुरू हो गया था, पर विवेक भैया ने रजाई बाहर ही रखी हुई थी, अर्थात रजाई भी कमरे में ही रखी हुई थी। उन्होंने उस रजाई को उठाकर नहीं रखा था, क्योंकि गर्मियां शुरू होने पर हम अपनी जो गर्म कपड़े हैं वो उठाकर रख देते हैं, लेकिन भैया की रजाई बाहर ही पड़ी हुई थी। रमन ने फोल्डिंग चारपाई बिछाई और रजाई गद्दे बाहर धूप में रख दिए। उसने क्या किया कि फोल्डिंग एक पलंग था वहां पर उसके कमरे में, उसको धूप में बिछाया और सारे रजाई गद्दे धूप में रख दिए। आज दिन भर धूप लग जाएगी तो शाम को पेटी में नेप्थालीन की गोलियां डालकर रजाई रख देंगे। मीन्स पूरे दिन की धूप लगाने के बाद गोलियां आती हैं बच्चों कपड़ों में रखने की। अगर हम उनको कपड़ों में डाल देते हैं बॉक्स में, या जैसे आपके बॉक्स वाले पलंग होते हैं उनमें डाल देते हैं कपड़े रखते समय, तो उसमें कीड़ा नहीं लगता। तो इससे रजाई में कीड़े नहीं लगते और उसमें से गंध भी नहीं आती, क्योंकि अगर हम बिना गोलियों के कपड़े रखते हैं तो उसमें सीलन की, नमी की बदबू आ जाती है, दुर्गंध आ जाती है। इसीलिए हम उनको गोलियों का प्रयोग उसमें करते हैं कपड़े रखने के साथ साथ। इसके बाद रमन ने चादरें तह की उन्हें अलमारी में रखने के लिए। जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोला वह परेशान हो गया। क्यों परेशान हो गया? क्योंकि जैसे ही उसने दरवाजा खोला सारी अलमारी अस्त व्यस्त थी, कपड़े ऐसे ही भरे हुए थे, पूरी अलमारी अस्त व्यस्त पड़ी थी। परंतु रमन अलमारी को नहीं छेड़ना चाहता था। क्योंकि पता नहीं कौन सा जरूरी सामान उसमें उसके भाई का रखा हो, इसीलिए वो उस अलमारी को छेड़ना नहीं चाहता था। इसमें भैया का जरूरी सामान रखा होगा, फिर उनकी व्यक्तिगत चीजों को हाथ लगाना भी ठीक नहीं था। इसमें उसने सोचा कि अगर मैं बिना पूछे अलमारी को हाथ लगाऊंगा तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ उनका पर्सनल सामान भी इसमें रखा हो। रमन ने देखा अलमारी का निचला खाना खाली था। रमन ने क्या देखा कि अलमारी में, कबर्ड में जो सबसे नीचे वाला खाना था वो खाली था, उसमें कुछ नहीं रखा था। तो उसने चादरें वही रख दी। उसने सारी चादरें तय की और उस खाली खाने में उसने वो चादरें रख दी। फिर कमरे की चारपाई खड़ी कर दी। अब कमरा कुछ ठीक दिख रहा था। मीन्स कमरा जो है अब ठीक दिख रहा था, अर्थात खाली दिख रहा था, साफ दिख रहा था, क्योंकि गंदगी वहां से साफ हो चुकी थी। जो सारे कपड़े थे, अखबार थे, वो सारे व्यवस्थित तरीके से रमन ने एक तरफ रख दिए थे। कमरे में पानी की कुछ खाली बोतलें, कुछ फटे कागज, खाली डिब्बे भी थे। मीन्स कमरे में जो थी वो कुछ खाली बोतलें रखी हुई थी, कुछ जो है वो कागज रखे हुए थे, कुछ खाली डिब्बे भी रखे थे। इन्हें रमन ने बाहर कूड़े में फेंक दिया क्योंकि वो वेस्ट थे। फिर भैया की पढ़ने वाली मेज के पास गया, जहां पर उसके भाई जो थे, उनके भाई का सामान रखा हुआ था टेबल पर। उस टेबल के पास वो गया तो उस पर भी धूल थी, उस पर भी धूल जमी हुई थी। पूरे ही कमरे में धूल जमी हुई थी, इसलिए उस टेबल पर भी धूल जमी हुई थी। उसने मेज के सारे कागज कुर्सी पर रखे और मेज को साफ किया। इस पर कुछ बिछाना चाहिए। अब उसने मेज पर से सारी धूल साफ की और जो थी उस पर सोचा उसने कि अब इस पर मुझे कुछ बिछाना चाहिए, क्योंकि मैंने इसकी पूरी सफाई कर दी है और टेबल पर कुछ कपड़ा या कोई प्लास्टिक ऐसी मुझे बिछा देनी चाहिए। उसने अलमारी खोली, उसमें एक छोटी सी चादर रखी थी। अलमारी में से उसने ढूंढ कर निकाली एक छोटी सी चादर, उसे निकालकर 2 तह करके उसे मेज पर बिछा दिया। तो उसने क्या किया कि उस चादर को निकाला और मेज पर जो है उसने 2 डबल तह करके उस चादर की उस पर बिछा दिया। फिर कागजों की धूल साफ करके उन्हें मेज पर रखा। सारे कागजों की धूल साफ की, झाड़ा उनको और फिर टेबल पर रख दिया। कि फिर किचन से कांच का एक गिलास लाया, उसमें मेज पर रखे पेन, पेंसिल, कैंची और स्टेपलर खड़े किए। मीन्स कोई पेन होल्डर तो नहीं था वहां उस समय, पेन स्टैंड नहीं था, इसलिए उसने एक गिलास लिया और उस गिलास में सारे पेन, कैंची, स्टेपलर जो भी टेबल पे सामान रखा हुआ था वो उस गिलास में रख दिया। किताबों को अलमारी में सजाया। टेबल के पास ही कोई अलमारी थी, उस अलमारी में उसने सारी किताबों को रख दिया। सजाया मीन्स रख दिया, अच्छे से रख दिया।
अभी पंखा साफ करना और कमरे में झाड़ू लगाना बाकी था। अब सारा काम हो चुका था, सारी सफाई हो चुकी थी। अब क्या रह गया था कि कमरे में जो पंखा लगा हुआ था उसको साफ करना बाकी था और कमरे में झाड़ू लगाना बाकी था। पर उससे भी जरूरी था जाले साफ करना। सारे कमरे में जाले लगे हुए थे। जब धूल जमी हुई थी, जाले भी लगे हुए थे, क्योंकि वहां सफाई उसका भाई जो है वो नहीं कर पाता था, इसलिए कमरे में जाले भी लगे हुए थे। यह काम उसने झाड़ू से ही किया। एक झाड़ू थी सीकों वाली, उसने उस झाड़ू से उन जालों को हटाया। सीक वाली झाड़ू लेकर हल्के हाथों से कमरे में लगे जाले साफ किए और फिर हल्के गीले कपड़े से पंखा साफ किया। मीन सीकों वाली झाड़ू लेकर उसने जाले साफ किए और पंखे को हल्के गीले कपड़े से साफ किया। इन दोनों कामों के लिए उसने कुर्सी का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो छोटा था और छत ऊंची होती है, पंखा भी ऊंचाई पर लगा होता है, इसलिए उनको उसकी सफाई करने के लिए उसने कुर्सी ली और कुर्सी पर चढ़कर ये काम किया। कुर्सी पर चढ़कर ही वह छत और पंखे तक पहुंच सकता था, क्योंकि वो छोटा था, इसलिए कुर्सी पर चढ़कर ही वह पंखा और कमरे के जाले साफ कर सकता था। रमन कुछ थकान महसूस कर रहा था। उसने सोचा एक कप चाय पीकर झाड़ू लगाई जाए। अब काम करते करते वो थक चुका था। उसने क्या सोचा कि चलो एक कप चाय पी लेते हैं, उसके बाद आगे की सफाई शुरू करते हैं। किचन में गया तो वहां भी हालत खराब थी, अर्थात वहां भी गंदगी थी। बर्तन गंदे थे और साफ सफाई का नामो निशान नहीं था, क्योंकि भाई जल्दी जल्दी में खाना बनाते थे, बर्तन गंदे ऐसे ही छोड़ के चले जाते थे, समय नहीं होता था, इसीलिए जो थी वो किचन में भी गंदगी थी। रमन ने सोचा किचन तो कल साफ करूंगा, क्योंकि अब वो थक चुका था और सारा काम एक साथ करना सही भी नहीं था, इसीलिए उसने धीरे धीरे सफाई करने की सोची। आज कमरा साफ किया, कल किचन साफ करूंगा, फिलहाल बर्तन धो देता हूं, अर्थात बर्तन गंदे पड़े हुए थे किचन में, इसलिए उसने बर्तन धोने की सबसे पहले सोची। एक एक करके रमन ने बर्तन धोए, फिर चाय बनाई और चाय पीकर झाड़ू उठाई। मीन्स चाय बनाई, बर्तन धोने के बाद उसने चाय बनाई, चाय बनाकर उसने जो है वो पी पहले और उसके बाद उसने झाड़ू लगाई। कमरे में झाड़ू लगाने के बाद किचन को पानी से साफ किया। उसने सब झाड़ू लगाई, फिर किचन को थोड़ा साफ किया। अगर कमरा रोजाना साफ किया जाए तो उसमें पोछा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसने क्या सोचा कि अगर कमरा रोजाना इसी तरह से साफ होता रहे तो इसमें पोछा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमरे की हालत ऐसी नहीं थी कि बिना पोछा लगाए काम चल जाता, लेकिन आज कमरे की हालत ऐसी नहीं थी, क्योंकि बहुत गंदा था। उसने झाड़ू लगाकर साफ तो सब कुछ कर दिया था, लेकिन बिना पोछा लगाए डस्ट वहां से शायद नहीं जाती, इसीलिए उसने सोचा कि आज बिना पोछा लगाए काम नहीं चलने वाला। रमन ने कमरे में पोछा लगाया और फिर नहाने गया। अब वो पोछा लगाकर, क्योंकि गंदगी सारी साफ की थी उसने, तो उसको अच्छा फ्रेशनेस नहीं फील हो रही थी, इसलिए उसने सोचा कि नहाने के बाद जो है मुझे अच्छा लगेगा, तो इसलिए वो अब नहाने के लिए चला गया। सोचा भैया के कपड़े भी साफ कर दूं। गांव में कई बार बाबूजी के कपड़े भी धोया करता था, क्योंकि उसकी माँ उसको एक अच्छा बच्चा माँ ने उसको बनाया था। पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी माँ ने उसको सिखाया था। शाम को जब विवेक घर लौटा तो कमरे की काया पलट देखकर दंग रह गया। काया पलट मतलब चेंज। जब वो शाम को घर आया विवेक, उसका बड़ा भाई रमन का, तो कमरे की काया पलट अर्थात कमरे की जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से बदल चुकी थी और वो देखकर आश्चर्यचकित रह गया, दंग रह गया। छोटे भाई से पूछा, क्यों रे, तू तो बड़ा सयाना हो गया है, इतना सब कैसे किया? अर्थात उनको ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे बच्चे ने ये सब कुछ कैसे किया। रमन ने मुस्कुराकर कहा, भैया यह सब अम्मा ने सिखाया है। वह कहती है अपना काम अपने आप करना चाहिए। वही बच्चों जो मैंने लेसन के स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, अर्थात पढ़ाई के साथ साथ हमें अपना काम भी करना आना चाहिए और करना भी चाहिए। हाँ जानता हूँ, मुझे भी कहा करती थी, क्योंकि जब विवेक उसका भाई छोटा था तो माँ उसको भी यही सब समझाती थी कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। पर मैंने कभी यह सब नहीं किया, क्योंकि जो है काम भी था ऑफिस का, वो वकील था चूंकि, तो कचहरी जाना पड़ता था, लेकिन उसने कुछ माँ की बात पर ध्यान भी नहीं दिया, तो इसलिए ये सब काम उसने नहीं किया। छोटा होने के बावजूद तू मुझसे ज्यादा समझदार निकला। तो भाई ने क्या कहा कि भले ही तू मुझसे छोटा है लेकिन तू मुझसे ज्यादा समझदार है। यहाँ पढ़ने तुम आए हो, पर असल में मुझे भी तुमसे सीखने की जरूरत है। उसने भाई को कहा, उसका उत्साह बढ़ाया कि भले ही तुम छोटे हो, भले ही तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, लेकिन तुम में इतने गुण हैं कि मुझे तुमसे सीखना चाहिए, मुझे भी तुमसे सीखने की जरूरत है। विवेक ने कहा, फिर बोला, इतने काम का अब तुम्हें इनाम भी मिलेगा।
क्या कहा विवेक ने, उसके भाई ने, कि जब तुमने इतना सब कुछ किया है तो इसका तुम्हें इनाम भी मिलेगा। उन्होंने एक पुस्तक उसे पढ़ने के लिए दी। पुस्तक देखकर रमन खुशी से उछल पड़ा। तो उसके भाई ने उसको एक पुस्तक पढ़ने के लिए दी और जो है उस पुस्तक को देखकर रमन जो है वो खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि उसे पढ़ने का बहुत शौक था। इसलिए उस पुस्तक को देखकर उसका मन खुशी से झूम उठा। तो देखते हैं इस कहानी का जीवन मूल्य अर्थात क्या शिक्षा मिलती है कि हमें स्वच्छता से रहना चाहिए तथा पूरा काम मन लगाकर करना चाहिए। इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है बच्चों, कि हमें सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपना काम स्वयं करना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ हमें काम पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि बस हम किताबें लिए बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, बाकी हमें किसी बात से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सफाई का और अपनी जो है पढ़ाई का, दोनों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। और इसके साथ साथ मैं आपको इस चैप्टर की आज एक्सरसाइज करा देती हूँ। बाकी क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो मैं एक्सरसाइज कराती हूँ। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये हम बाद में करेंगे। शब्दार्थ आपको याद करने हैं, कॉपी में नहीं लिखने हैं। कॉपी के क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको इस वीडियो में नहीं करा रही हूँ, अगली वीडियो में कराऊंगी। तो ये देखिए एक्सरसाइज है। एकाएक रमन को का चेहरा याद आया। किसका चेहरा याद आया? अम्मा का। तो यहाँ आएगा अम्मा। ये रिक्त स्थान की पूर्ति है, तो यहाँ उचित शब्द हमें भरना है। तो क्या है यहाँ पर, क्या आना चाहिए? अम्मा। टीवी पर धूल की ढेर सारी जमी हुई थी परत। बच्चों ये लेसन से ही हैं सारे शब्द, लेसन में ये वाक्य दिए गए हैं, उन्हीं को देखकर हमें यहाँ फिल करना है। टीवी पर धूल की ढेर सारी परत जमी हुई थी। रमन ने अखबारों को परछत्ती पर रख दिया। किचन में भी साफ सफाई का नामो निशान नहीं था। पुस्तक देखकर रमन खुशी से उछल पड़ा। तो ये हमारी फिलअप्स कंप्लीट हो गए यहाँ। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं, एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 में देखिए क्या है कि एमसीक्यूज हैं ये आपके, कि इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प पर आपको सही का निशान लगाना है। कि रमन शहर किसके पास रहने गया था? चचेरे भाई के, बड़े भाई के या ममेरे भाई के? तो वो अपने ही बड़े भाई के पास रहने के लिए गया था। तो यहाँ बड़े भाई आ जाएगा, ये टिक हो जाएगा। रमन किस कक्षा में पढ़ता था? 10वीं, 11वीं या 9वीं? रमन 10वीं कक्षा में पढ़ता था, ये हम इसको टिक कर देंगे यहाँ। रमन ने अखबारों को कहाँ रखा? परछत्ती पर, चारपाई पर या अलमारी में? तो ये उसने परछत्ती पर अखबारों को रखा था, तो परछत्ती पर हम टिक कर देंगे। अब है सही गलत पर निशान लगाना है। सही वाक्य है तो सही, और गलत वाक्य है तो गलत का निशान लगाना है हमें। कि सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। रमन शहर आकर बोर हो रहा था। ये सही है बिल्कुल, क्योंकि उसको वहां अच्छा नहीं लग रहा था। भैया उसके कचहरी चले गए थे, वो अकेला महसूस कर रहा था और वो वहां पर बोर हो रहा था। रमन के भैया कचहरी गए थे, बिल्कुल सही वाक्य है ये, इसको हम टिक कर देंगे। रमन एक शरारती लड़का था, नहीं, बहुत सिंसियर लड़का था वो, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। रमन ने सारे अखबार रद्दी वाले को बेच दिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसने सारे अखबारों को संभालकर परछत्ती पर रख दिया था, तो ये हमारा गलत वाक्य है। भैया ने रमन को इनाम में पुस्तक दी, बिल्कुल सही बात है। रमन को उसके भाई ने इनाम में एक पुस्तक दी थी, जिसको देखकर वह खुशी से उछल गया था। तो ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। अंतर्मुखी, तो ये देखिए मैंने लिखा है अंतर्मुखी, यहाँ सही करके मैंने इसका लिखा है। स्पेलिंग वर्तनी शोधन करना है इसमें, मीन्स सही करके इसको लिखना है। मुस्कुराकर, तो ये मुस्कुराकर का सही शब्द है, देख लीजिए। जिम्मेदार, ये जिम्मेदार है, सही शब्द है जिम्मेदार, ऐसे लिखा जाएगा। फिर इधर आता है आपका अलमारी, तो ये देखिए अलमारी ऐसे लिखना है। परछत्ती, परछत्ती ऐसे लिखा जाएगा। मौसम, मौसम का सही स्पेलिंग ये है। अब इधर देखते हैं, ये है गर्मी, गर्मी का विलोम शब्द लिखना है हमें यहाँ, कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। गर्मी का सर्दी, साफ गंदा, होना पाना, खुशी दुख, गीला सूखा, गरीब अमीर, तो ये हमारे विलोम शब्द हैं। और ये बाकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आज इतना ही हम करेंगे इस वीडियो में। बच्चों करने के साथ साथ आप इसको बुक में फिल करने के साथ साथ इसको लर्न भी करेंगे, और इस चैप्टर को जो मैंने आपको यहाँ पढ़ाया आप इस पर अमल करेंगे। मीन्स जो इस चैप्टर में बताया गया है वो अपनी जिंदगी में भी, अपनी लाइफ में भी, अपने जीवन में भी उस चीज को हम लागू करेंगे, उतारेंगे अपने जीवन में, कि हाँ हमने इससे ये सीखा। क्योंकि ये चीजें जो हैं बच्चों केवल किताब में पढ़ने के लिए नहीं होती, अच्छी बातें हमेशा हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। ठीक है,
तो ये मैं समझती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा ये चैप्टर, और इसको एक बार यहाँ मेरे वीडियो के बाद आप इसको एक बार चैप्टर को जरूर पढ़ेंगे। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।